हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि यह वीडियो लेक्चर होने वाला है द्वितीय वर्ष का विषय समाज शिक्षा और पटचर्या बोध का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर का वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इस वीडियो लेक्चर में हम समाज शिक्षा और पटचर्या बोध के चारों इकाइयों के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर एवरी पॉसिबल जो एमसीक्यूज हो सकते हैं वो सब हम देख लेंगे। तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रिक्त स्थान, खाली स्थान, एक वाक्य, सब कुछ हम देख लेंगे। इस एक वीडियो को देखकर आप अपना बहुत सारा कीमती समय बचा पाएंगे, क्योंकि हर यूनिट का आपको अलग से पढ़ना नहीं है, सिर्फ एक वीडियो या शॉर्ट वीडियो देखकर आप पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो बात करें तो यहां पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, धर्म विहीन शिक्षा अंतःनिरर्थक सिद्ध होती है, यानी ऐसी शिक्षा जिसमें धर्म ही ना हो ऐसी शिक्षा बेकार सिद्ध होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन भाई हमारे किस व्यक्ति ने कहा है बता दीजिए। यह कथन महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, किसने कहा होगा यह कथन? इसके बारे में बता दीजिए किसने कहा होगा। तो भाई आप थोड़ी ये उत्तर दे दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है सबको पता होगा, नहीं पता है तो ढूंढिए, थोड़ा होमवर्क कीजिए। दूसरा, यदि धर्म को शिक्षा से अलग कर दिया गया तो राक्षसी राज्य हो जाएगा, यानी कि अगर धर्म को शिक्षा से निकाल देंगे तो हमारा जो राज्य होगा, हमारा जो देश होगा वो कैसा हो जाएगा? समाज राक्षसी राज्य जैसा हो जाएगा, कोई नियम कानून कुछ नहीं। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन हमारे भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शिक्षक दिवस जिनके याद में मनाते हैं वही, उन्हीं का कथन था। अगला, भारतीय समाज तथा इस देश को देश की जनता द्वारा अपना संविधान स्वीकार किया गया, है ना। यानी हमारे देश में भारत के संविधान को कब एक्सेप्ट किया, कब लागू किया गया? तो वो था 26 जनवरी 1950। कौन सा दिन था वो? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1949 में बन के तैयार हो गया था, पर लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, इस समय देश में कुल कितनी जातियां? हमारे देश में इस वक्त कुल जो जातियां हैं उनकी संख्या कितनी है? तो हमारे देश में लगभग 2800 जातियां हैं। कितनी? 2800। जी हाँ, 2800 जातियां। शिक्षण संस्थाओं का प्रतिदिन कार्य प्रारंभ होना चाहिए किस चीज से? यानी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनका जो स्टार्टिंग होना चाहिए, बिगिनिंग कैसे होना चाहिए? तो प्रेयर से, प्रार्थना से, है ना। स्कूलों में, इंस्टीट्यूट्स में होता भी है। भारतीय समाज के विकास की धारा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारतीय समाज के विकास की धारा को हम कुल 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में बांट सकते हैं। फिर प्राचीन भारतीय समाज को कितने कालों में विभाजित किया जा सकता है? प्राचीन भारतीय समाज को भाई कितने कालों में? तो 7 कालों में बांटा जा सकता है। 7 खंड 7 काल में बांटा जा सकता है। अगला, भारतीय समाज की आधारशिला क्या है? भारतीय समाज की आधारशिला जो है कर्म है, धर्म है, आध्यात्मिक जीवन है, मोक्ष है, धर्म। भाई हमारा जो आधारशिला है वो धर्म ही है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखिए, भारतीय सामाजिक संरचना में जीवन का अंतिम चरण किसे माना जाता है? तो जीवन का अंतिम चरण मतलब क्या? भाई दुनिया से अलग हो जाना, संन्यास धारण कर लेना। ठीक, सही उत्तर क्या होगा? संन्यास। अंतिम चरण जीवन का हमारे भारतीय सामाजिक संरचना में संन्यास को ही माना जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय समाज का संगठनात्मक आधार है? जी हाँ, इनमें से कौन सा तत्व हमारे भारत के समाज का संगठन का आधार है? तो क्या संयुक्त परिवार आधार है? नहीं। जाति प्रथा? नहीं। आश्रम प्रथा? नहीं। भोजन की भिन्नता? क्या उत्तर क्या होगा? भोजन का भिन्नता। ठीक, अगला देखिए, बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? बालक के समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो प्ले करता है, भाई सबसे पहला जो संस्था होता है तो परिवार होता है, लेकिन सही उत्तर ये नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है विद्यालय, है ना। स्कूल में ही सब कुछ सीखता है बच्चा। तो विद्यालय जो है समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। फिर भारतीय समाज में प्रधान क्या है? क्या भारत के समाज में क्या सबसे मेन है? क्या प्रधान है? क्या काम प्रधान है, अर्थ प्रधान है, मोक्ष प्रधान है, धर्म प्रधान है? जी हाँ, धर्म। हमारे यहाँ धर्म को सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है, धर्म प्रधान देश है हमारा। ठीक, आगे बढ़े। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसे कहते हैं, अस्पृश्यता जो कहते हैं, उसका अंत किस अनुच्छेद में किया गया था? वो किया गया था अनुच्छेद 38, आर्टिकल 38 में। जी हाँ, अनुच्छेद 38, आर्टिकल 38 के हिसाब से जो अस्पृश्यता है यानी छुआछूत, अनटचेबिलिटी जो है, उसे एक कानूनन अपराध घोषित किया गया था। ठीक, जाति एक बंद वर्ग है, यह किस विद्वान का कथन है? जाति जो है एक बंद वर्ग है, इसका कथन है डॉक्टर मजूमदार एवं मदान का। जी हाँ, डॉक्टर मजूमदार एवं मदान का, उनका ही यह कथन है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात करें तो शिक्षक शिक्षा का क्या है? शिक्षक शिक्षा का एक आधार कह सकते हैं आप, एक पोल कह सकते हैं, यानी ध्रुव है, ऐसा कह सकते हैं। शिक्षक शिक्षा का क्या है? ध्रुव है। एडम्स ने शिक्षा को किस प्रकार की प्रक्रिया बताया? तो एडम्स ने शिक्षा को जो है वो उसको क्या कहेंगे? बाइलिंगुअल जैसा, या फिर द्विमुखी कहेंगे। बाय वाली शिक्षा, यानी कि बाय मतलब दो,
इधर से भी उधर से भी, यानी टीचर पढ़ाएगा स्टूडेंट सीखेगा। तो ये द्विमुखी प्रक्रिया है, जो एडम्स ने जो शिक्षा को क्या बताया भाई, द्विमुखी प्रक्रिया बतलाया है। तीसरा, जॉन डीवी ने शिक्षा को किस प्रकार की प्रक्रिया बतलाया भाई, तो जॉन डीवी ने तो त्रिमुखी बतलाया है। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी, भाई एडम्स ने द्विमुखी और जॉन ने त्रिमुखी बताया है। ठीक भाई, किसने कहा कि विद्यालय को किंडरगार्टन की संज्ञा की दी है, किसने दी, फ्राबेल ने। किसने दी भाई, फ्राबेल ने। फ्राबेल ने कहा कि विद्यालय जो है किंडरगार्टन की तरह ही है। ठीक, उसके बाद किसके अनुसार शैक्षिक शिक्षा ही वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, व्यक्ति के अंदर ज्ञान है और उसी ज्ञान को बाहर निकालना, वही सच्ची शिक्षा है। यह किसने कहा, तो ये कहा रूसो, भाई हमारे महान मनोवैज्ञानिक रूसो। तो रूसो जी का ये कथन है। फिर अगला कि भाई शिक्षा और किस चीज का, शिक्षा और किस चीज का अटूट संबंध है, तो शिक्षा और समाज का, शिक्षा और समाज का अटूट संबंध है। जी हाँ, शिक्षा और समाज का अटूट संबंध है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन में किस चीज का भाई ज्यादा से ज्यादा समन्वय पाओगे आप, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद का। गांधी जी के जितनी भी शिक्षा के तरीके होते हैं, जितनी भी चीजें गांधी जी सिखाने वगैरह पे जोर देते हैं, उसमें आप अधिकतर प्रकृतिवाद और आदर्शवाद देख पाओगे। ये महात्मा गांधी के सिखाने का, महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन में आपको देखने मिलेगा। टैगोर के शिक्षा दर्शन में स्वतंत्रता, रचनात्मक, आत्मव्यक्ति तथा और क्या है, टैगोर के शिक्षा दर्शन में क्या क्या चीजें हैं, तो भाई इसमें टैगोर ने, हमने पहले भी पढ़ चुका है प्रथम वर्ष में भी, कि टैगोर जो हैं वो ज्यादातर उनका फोकस होता है कि नेचर में सीखना चाहिए, प्रकृति के समीप, शहर से गांव से बहुत दूर सीखना चाहिए, पेड़ों के बीच, पक्षियों के बीच, है ना। तो ये टैगोर का है, तो ये प्रकृति एवं मनुष्य। जी हाँ, तो टैगोर के शिक्षा दर्शन में स्वतंत्रता, रचनात्मक अभिव्यक्ति तथा प्रकृति और क्या कहते हैं, मनुष्य के रचनात्मक पहलू को ही इसमें जोड़ा गया है। अगला देखेंगे, किसके द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विद्यालय आदि का अनुशासन आदि का निर्धारण किया जाता है, तो दर्शन के द्वारा। जी हाँ, दर्शन के द्वारा ही, है ना, फिलॉसफी के द्वारा ही, याद रखेंगे, इनके द्वारा ही आप इन सब चीजों का निर्धारण करते हैं, सिलेबस वगैरह। ठीक, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो भाई उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका पाठ्यक्रम की होती है, सिलेबस की। जी हाँ, तो क्या रहेगा यहाँ पर, पाठ्यक्रम डालेंगे आप। ठीक, पाठ्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण भाई उसमें रोल रहता है, भूमिका रहती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला देखिए, अब इसमें एक वाक्य एक शब्द वाले उत्तर। श्री अरविंद ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया, श्री अरविंद ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। फिर डॉक्टर मारियो मॉन्टेसरी की शिक्षा संबंधित एक पुस्तक का नाम लिखिए। उन्होंने किताब जो लिखी उसका नाम था ए डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, जो मॉन्टेसरी, जिनके बेसिस पे, जिनकी आइडिया के बेसिस पर ही मॉन्टेसरी स्कूलों का जो है संचालन शुरू हुआ था। गिजू भाई का पूरा नाम क्या था, गिजू भाई का पूरा नाम है गिरजा शंकर भगवान जी वघेला। जी हाँ, गिजू भाई का पूरा नाम क्या था, गिरजा शंकर भगवान जी वघेला। ठीक, ये ध्यान रखिए, गिजू भाई का पूरा नाम गिरजा शंकर भगवान जी वघेला। गांधी जी ने किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया, तो गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया। किस पर जोर दिया भाई, बुनियादी शिक्षा पर। फिर स्वावलंबन, स्वावलंबन मतलब खुद का परिवार चलाना, खुद का पेट पाल लेना। स्वावलंबन बुनियादी शिक्षा की तेजाबी जांच है, यह कथन किसका है, गांधी जी का। टैगोर शिक्षा के प्रमुख दो उद्देश्य लिखिए। टैगोर जी शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य जो मानते थे वो क्या थे, पहला तो भाई शारीरिक विकास का उद्देश्य था और दूसरा नैतिक और आध्यात्मिक। जी हाँ, पहले शारीरिक विकास का उद्देश्य, उसके बाद नैतिक और आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, ये टैगोर की शिक्षा में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन की स्थापना की। अगला, शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन से हैं, तो शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग है, एक शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। कितने भाई, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये 3 जो प्रमुख अंग है, ये किसके अंग है भाई, शिक्षा के प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली इकाई को स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, विद्यालय की शिक्षा। नहीं, स्कूल में जो शिक्षा मिलती है लोग उसी को शिक्षा मान बैठते हैं, पर भाई विद्यालय के बाहर ही बहुत सारी शिक्षा होती है, तो ये तो सिर्फ संकुचित अर्थ है विद्यालय शिक्षा का। फिर शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा भाई, तो यह शिक्षक और विद्यार्थी के बीच, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था, है ना, रूसो ने तो कहा था कि 3 लोगों के बीच की प्रक्रिया, जॉन डीवी ने कहा था। ठीक है ना, तो उसके पहले 2 मुखी प्रक्रिया भी हमने पढ़ी थी। निम्नलिखित में से शिक्षा क्या नहीं है, शिक्षा परोक्ष लाभ नहीं है, शिक्षा प्रत्यक्ष लाभ नहीं है, मानव संसाधन विकास नहीं है, पूंजी निवेश नहीं। भाई शिक्षा क्या आप पैसा देके रिटर्न चाहते हो, ऐसा थोड़ी होता है, तो ये पूंजी निवेश तो नहीं है। शिक्षा में ऐसा नहीं लगाया जा सकता किसी बच्चे के ऊपर हमने पैसे खर्च किए पढ़ाई में और आगे चल के वो पैसे हमें बढ़ा कर देगा, इस तरह का आप नहीं सोच सकते। तो शिक्षा जो है पूंजी निवेश नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। आगे, शिक्षा और समाज का संबंध क्या है, शिक्षा और समाज का संबंध कैसा है, घनिष्ठ संबंध है। इसके पहले भी पढ़ चुके, प्रथम वर्ष में भी इसकी इकाई थी। तो शिक्षा और समाज का कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। आगे बढ़ेंगे, आधुनिक भारतीय समाज की निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता है। भाई आधुनिक भारतीय समाज जो है उसमें आज का जो मॉडर्न सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी है, उसमें क्या सबसे मेन है, तो उसमें सबसे मेन क्या, आश्रम की व्यवस्था नहीं,
उसमें धार्मिक कर्मकांड की व्यवस्था नहीं। योग्यता के आधार पर समाज में मान्यता, हाँ मेरिट बेस पे, जो ज्यादा टैलेंटेड होता है उसको जॉब मिलती है, जो ज्यादा टैलेंटेड होता है ज्यादा डेवलप होता है, ज्यादा आगे चल के नौकरी करता है, ज्यादा पैसा कमाता है, बड़ा बिजनेस करता है, टैलेंट के आधार पर पहचान मिलती है आजकल। ठीक, तो वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा के प्रमुख कार्य क्या है? अभी जो हमारा भारतीय समाज है उसमें एजुकेशन, जो शिक्षा मिलती है, उसको किस काम के लिए रखा गया, मतलब वो कौन सा मेन काम करती है? हमारी अभी की जो शिक्षा प्रणाली है, अभी जो हमारी शिक्षा है वो क्या करती है भाई? समाज की बदलती परिस्थितियों का समाधान करती है। आज की शिक्षा, जो जमाना बदल रहा है, उस बदलते जमाने की जरूरतों को पूरा कर रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें उसको भाई सॉल्व कर रही है। अगला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा हर्बर्ट एंड स्पेंसर की है। भाई किसकी परिभाषा? ये स्पेंसर, याद रखेंगे किसकी परिभाषा? स्पेंसर की। अगला, विकासशील देशों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा की कमी, है ना, शिक्षा की कमी। विकासशील देशों में भाई शिक्षा की कमी थी इसलिए पिछड़े रह गए वो, हम लोग उसी में आते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे, पाश्चात्य देशों में, अमेरिका जापान जैसे देश, इन्होंने शिक्षा को खूब बढ़ाया, और आज देखो जापान, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस शिक्षा के दम पर ही सबसे आगे हैं। फिर शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया कैसी होती है? समाज में ही होती है, समाज के बाहर नहीं कर सकते। तो शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया हम समाज में ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान किसका रहा? भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे ज्यादा जो योगदान रहा वो किसका रहा? तो भाई वो पाश्चात्य शिक्षा का रहा। सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, यह कथन किसका है? मैकाइवर पेज का। सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, यह मैकाइवर पेज ने कहा। इसके बाद बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की ओर। रिक्त स्थानों की बात करें तो सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, यह कथन किसका है? मैकाइवर पेज का, अभी पढ़ा हमने। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट की जा सकती है, किसका कथन है भाई? रूसो जी का होगा ये कन्फर्म, कि फ्राइबेल का? जी हाँ, किसका कथन है? फ्राइबेल जी का कथन है। फिर इसके बाद देखते हैं, शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती है। ठीक, तो शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद देखिए अगला, शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं हमें टोटल कितने हैं? 6 हैं। 6 मौलिक अधिकार हमें मिले हैं। फिर भारत के संविधान में सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए उसके प्रचार करने का पूरा क्या है? अधिकार है भाई। हम अपने धर्म का पालन करें, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, इसका पूरा अधिकार हमको दिया गया है। अगला, शिक्षक का स्तर लोकाचार को प्रतिबिंबित करता है। शिक्षक का जो स्तर होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार को, यानी जिस प्रकार का लेवल का टीचर रहेगा उसी प्रकार का आपका समाज संस्कृति भी रहेगी। ठीक, ब्रिटिश काल में शिक्षा में किस चीज का प्रवेश हुआ? भाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ। ब्रिटिश के समय में मिशनरी आया। मिशनरी मतलब वो लोग जो धर्म का प्रचार करते हैं, ध्यान रखिएगा। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार ही है। बालक का प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार। 1791 ईस्वी में ब्रिटिश रेजिडेंट डंकन ने एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। भाई कहां पर की? बनारस में, BHU जिसे कहते हैं ना, बनारस में। ठीक, वहां पर स्थापना की थी इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय की। आज वही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना हुआ है, आगे चल के और कई सारी यूनिवर्सिटी बनी, तो बनारस से शुरुआत हुई थी। वैसे भी बनारस को दुनिया की ओल्डेस्ट सिटी कहा जाता है। सबसे पुरानी सिटी अगर कोई है दुनिया की तो बनारस को ही कहा जाता है। आगे देखिए, मूल्य की एक परिभाषा कीजिए। ये आपका एक वाक्य एक शब्द में है, तो मूल्य की परिभाषा क्या? मूल्य वह है जो मान इच्छा की तृप्ति करे, जो व्यक्ति तथा उसकी जाति के संरक्षण में सहायक हो। ठीक, दूसरा, समाज सेवा द्वारा ही आत्मबोध संभव है। यह कथन किसका है? यह कथन है एडम्स का। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाने वाले कोई 2 मौलिक अधिकार बतलाइए। कौन से 2 मौलिक अधिकार मिलते हैं? समानता का अधिकार मिलता है, धर्म का अधिकार मिलता है ना, और हमें संविधान की मदद लेने का अधिकार मिलता है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार भी मिलता है। बहुत सारे अधिकार हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 भी कोई भी रख लीजिए। फिर किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो अनुच्छेद 38 में किया गया था, हमको पता है। अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 17। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 38 इनको ध्यान में रखिएगा। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि किसमें इनका अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अभी इसके पहले हमने 38 पढ़ा था, अभी यहाँ पर उत्तर जो है 17 दिया था। आप सही उत्तर कमेंट करके बताइए कि भाई अनुच्छेद किसमें है, 17 में कि 38 में? एक बार कमेंट कर दीजिए, सभी लोग, पता ही होगा सबको। ठीक है, अगला, यदि धर्म को शिक्षा से अलग कर दिया जाए तो राक्षसी राज्य हो जाएगा। अभी हमने जस्ट पढ़ा था, किसका कथन है ये? हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का। ठीक, उसके बाद देखिए शिक्षा क्या है? तो शिक्षा भाई क्या है? तो शिक्षा समाज की एक पीढ़ी को द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान का हस्तांतरण करने का प्रयास है। यानी हम जो भी चीज सीखते हैं वो अपनी दूसरी पीढ़ी को सिखाते हैं, यही शिक्षा है। जो भी मुझे ज्ञान पता है मैं अपनी दूसरी पीढ़ी को सिखा रहा हूं, आप तक हस्तांतरण कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया? शिक्षा हो गया। तो इसी को शिक्षा कहा गया। आगे बढ़ेंगे, अगली इकाई, राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर हुमायूं कबीर का। भारतीय धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के ऋणों का उल्लेख किया गया है? तो 5 तरह के ऋणों का। सामान्य सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संबंधों की सभ्यता तथा
क्षेत्र अथवा गुण की युग की संस्कृति को संकेत करती है। यह कथन भी किसका है? फ्रेडरिक लम्ले का। अगला, भारतीय समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? भारतीय समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? नगर, महानगर, गांव, इसको नहीं भाई गांव, इन तीनों में से सबसे छोटा क्या है? गांव होता है। पुरुषार्थ का अंतिम तथा चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। पुरुषार्थ का अंतिम क्या होता, लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष। भाई आप पैसा कमा रहे, नाम कमा रहे, शिक्षा हासिल कर रहे, अच्छा मनुष्य बन रहे, एंजॉय कर रहे, उसके बाद क्या चाहिए आपको? मोक्ष ही चाहिए। तो अंतिम क्या होता है? मोक्ष। स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर, स्तरीकरण उच्चतर एवं निरंतर सामाजिक आयुओं में समाज का क्षैतिज विभाजित है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रेमंड मूरे का। किसका कथन है ये? रेमंड मूरे का। आगे देखेंगे भाई, प्राचीन भारतीय संस्कृति आधारित थी किस चीज पर? कर्म पर। प्राचीन भारतीय संस्कृति थी वो आधारित थी किस चीज के ऊपर? कर्म के ऊपर आधारित थी। अगला देखिए, भारत की सामाजिक संरचना की विशेषता क्या है? भारत की सामाजिक संरचना की विशेषता है यह किसी एक विचारधारा पर आधारित नहीं है। भारत की सामाजिक संरचना की विशेषता ही यही है, किसी एक चीज पर आधारित नहीं होती है। अगला देखिए, भागीदारी के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है किसमें? भाई ये अनुच्छेद 43 में। जी हाँ, भागीदारी के सिद्धांत को अनुच्छेद 43 के अनुसार स्वीकार किया गया। अनुच्छेद 43 जो है हमारा, उसमें भागीदारी के सिद्धांत को एक्सेप्ट किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, और दो एमसीक्यू यहां पर देखेंगे। समाज व्यक्तित्व की सार्थक कल्पना है, यह कथन किसका है? यह कथन है भाई रेमांड का। किसका कथन है ये? रेमांड का। आगे देखेंगे, शिक्षा एक सशक्त साधन है किस चीज का? आधुनिकरण का। तो ये इनको आप रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि आपके नजर के सामने से एक बार भी गुजरे तो आपका सही उत्तर ध्यान में फट से उत्तर लगा दे। रटने की एकदम बहुत आवश्यकता नहीं है, एक बार भी आप इसको देख ले तो बढ़िया से आप इसको सॉल्व कर पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की। पहला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में किस चीज की स्थापना हुई थी भाई? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की। याद रखेंगे, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में। अगला, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को किस कमीशन के नाम से जाना जाता है? राधाकृष्ण कमीशन के नाम से जाना जाता है। तीसरा, मुदालियर कमीशन को किसके आयोग के नाम से जानते हैं? तो भाई माध्यमिक शिक्षा आयोग से, है ना। भारतीय शिक्षा आयोग कौन सा होता है? कोठारी कमीशन। और मुदालियर कमीशन को माध्यमिक शिक्षा आयोग। और विद्यालय वाली शिक्षा जो होती है, विश्वविद्यालय वाली शिक्षा, उसको भाई किसके नाम से? राधाकृष्ण आयोग के नाम से जानते हैं। कोठारी आयोग को भी क्या कहा जाता है भाई? कोठारी आयोग को शिक्षा की गीता भी कहा जाता है। ठीक, एक त्यागी और अध्यापक में कोई अंतर नहीं है, उसे मन और हृदय से पवित्र होना चाहिए। सहानुभूति के बिना तो पढ़ाया भी नहीं जा सकता ना, पढ़ा भी नहीं जा सकता, पढ़ाया भी नहीं जा सकता। ऐसा कथन किसका है टीचर के बारे में? तो यह कथन किसने कहा? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। किसका कथन है? हमारे स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक, अगला, भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि से ज्ञान के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहले इसमें दो प्रकार जो इसमें दिए हैं भाई, पराविद्या और अपराविद्या, दो प्रकार, एक पराविद्या दूसरा अपराविद्या। ज्ञान के कितने स्रोत होते हैं? 4 स्रोत। ज्ञान के 4 स्रोत होते हैं। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कितने भागों में विभाजित किया गया भाई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 12 भागों में विभाजित किया गया, 12। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में किन किन चीजों का मेन रोल रहता है भाई? शिक्षक का, संचालक का तथा विद्यार्थी, तीनों का, तीन-मुखी प्रक्रिया जैसा। तो पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक, संचालक और विद्यार्थी तीनों का समावेश होता है, तीनों शामिल होते हैं। फिर एक अच्छा पाठ्यक्रम भाई क्या क्या चीजें होती है इसमें? अच्छे पाठ्यक्रम में भाई संलग्नशील, वृद्धिशील, विकासशील होता है। अच्छा पाठ्यक्रम जो है वो कैसा होता है? संलग्नशील होता है, वृद्धिशील होता है और विकासशील होता है। उत्तर यहीं पर ये दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ये हो गया। चलो तो आगे बढ़े, अब बात करें एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर देखते हैं। ठीक है, एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर, अगर विद्या के अपरा विद्या के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अपरा विद्या के अंतर्गत जो है हम किसका अध्ययन करते हैं? तो सारे के सारे जो वेद हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो वेद है उनका अध्ययन करते हैं। फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 4 नवंबर 1948, ध्यान रखेंगे 4 नवंबर 1948 को हुआ था। अगला, मुदालियर कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मुदालियर कमीशन की अध्यक्षता भाई किसने की? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा था, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अगला देखेंगे, कोठारी आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? कोठारी आयोग का अध्यक्ष कौन बना था? इसमें भी सरनेम कोठारी रहेगा, डॉक्टर डीएस कोठारी। ठीक, डॉक्टर डीएस कोठारी। फिर धार्मिक अथवा परोपकारी कार्य होती खर्च की जाने वाली संपत्ति पर कोई कर नहीं लगना चाहिए, है ना, या कोई कर नहीं लगा जाए। संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? ठीक, कि धार्मिक अथवा परोपकारी कार्य, समाज के भला करने का काम, धार्मिक कार्य करना, ऐसे कार्यों में कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो ये हमारे संविधान के 27वें अनुच्छेद में लिखा है, किसी भी धार्मिक कार्य में या समाज सेवा के काम में कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। फिर छठवां देखिए, वैदिक शिक्षा का कोई एक प्रमुख उद्देश्य बतलाइए। भाई चरित्र निर्माण करना, वैदिक शिक्षा का एक उद्देश्य क्या है? चरित्र निर्माण करना, कैरेक्टर बिल्डअप। ठीक, आगे बढ़े, अंतिम इकाई, लास्ट इकाई,
सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों तथा मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। यह कथन किसका है? यह कथन बोगार्ट्स का है। ठीक है, अब ध्यान में रखना, इतना लंबा चौड़ा कथन है। समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनना है, समाज में रहना जीना सीखना है, यह सब परिभाषा किसने दी है? बोगार्ट्स जी ने दी है। अगला, बालक के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका किसकी होती है सबसे ज्यादा? तो भाई विद्यालय की, हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, शुरुआत परिवार से होती है और खत्म समाज पर होती है, लेकिन सबसे मेन जो इसमें है विद्यालय है। परिवार, विद्यालय, समाज, ध्यान रखेंगे। परिवर्तन किस चीज का नियम है? प्रकृति का। परिवर्तन जो है प्रकृति का ही नियम है। समाज द्वारा व्यवस्था बनाए रखने हेतु तथा नियम लागू करने हेतु तथा उन्हें अपनाए जाने हेतु दबाव का जो प्रतिमान उपयोग में लाया जाता है वह सामाजिक नियंत्रण है। यह परिभाषा किसने दी है? आगबन तथा निमकॉफ ने, आगबन और निमकॉफ ने। अगला, सामाजिक नियंत्रण से आशय उन शक्तियों से है जिनका प्रयोग कर समाज की व्यक्तित्व को अनुरूप बनाता है। यह किसने कहा? रॉस जी ने कहा। किसने कहा? ये रॉस। जी हाँ, तो किसका कथन है ये? रॉस का। ध्यान रखेंगे आप, किसका कथन है ये? रॉस का। अगला, सामाजिक परिवर्तन का अधिक संबंध गुणात्मक परिवर्तन से है। ठीक, सामाजिक परिवर्तन का अधिक संबंध गुणात्मक परिवर्तन से है और गुणात्मक तथ्यों की माप न हो सकने के कारण इसकी जटिलता भी अधिक बढ़ जाती है। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा मैकाइवर ने दी थी। इतना भी डीप तो नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े, एक बार नजर के सामने से गुजरा रहे ये सामाजिक परिवर्तन वाला टॉपिक किसने दिया? मैकाइवर ने। तो ये थोड़ा ध्यान में रहेगा, आपको नजर के सामने अगर एग्जाम में आ गया फट से याद आ जाएगा। यही वाला उत्तर था, क्योंकि जस्ट आज पढ़ रहे हैं, कल परसों आएगा ही। तो शिक्षक अपने संतुलित व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित करता है किस चीज को? समाज को। शिक्षक का व्यवहार जैसा होगा बच्चे भी वैसे बनेंगे, बच्चे वैसे बनेंगे मतलब समाज वैसा बन जाएगा ना, समाज से तो बच्चे आते हैं। तो ये शिक्षक अपने व्यवहार से समाज को प्रभावित करता है। आगे बढ़े, आगे देखिए, आधुनिकीकरण किस भाषा को मॉडर्नाइजेशन का हिंदी रूप है? तो अंग्रेजी। आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन शब्द का ही रूप है ना, हिंदी में आधुनिकीकरण बोलते हैं, इंग्लिश में मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। अगला, संस्कृति किन तत्वों का संग्रह है? हमारी जो संस्कृति होती है वो किन तत्वों का संग्रह है? तो वो है मानव द्वारा निर्मित भौतिक और अभौतिक तत्वों का। मानव द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का। यहाँ भौतिक छोटा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ भौतिक भी चाहिए, भौतिक प्रिंट नहीं हुआ है, भौतिक तथा अभौतिक तत्वों का। हाँ ठीक। अगला भाई, यहाँ पर आप रिक्त स्थानों पर आ जाइए, खाली स्थान देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पठचर्या छात्रों के लिए निर्धारित निर्देशन सामग्री है। यह कथन किसका है? तो यह कथन एलिजाबेथ मैसी का है। किसका कथन है? एलिजाबेथ मैसी। और फिर यहां बताया है पाठ्यचर्या और शिक्षक में अति निकट का संबंध है। किसमें किसमें? पाठ्यचर्या और शिक्षक में। जी हाँ, पाठ्यचर्या और शिक्षक में अति निकट का संबंध है। आगे देखिएगा, किस चीज का अर्थ किसी वस्तु के संबंध में जानकारी है? तो भाई ये ज्ञान का अर्थ है। ज्ञान का मतलब ही क्या होता है? किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी होना। जॉन लॉक जी किस चीज के प्रवर्तक थे? जॉन लॉक जी आगमनात्मक ज्ञान के प्रवर्तक थे। किस ज्ञान के? आगमनात्मक ज्ञान के प्रवर्तक थे जॉन लॉक। भारतीय दार्शनिक की दृष्टि से ज्ञान के दो प्रकार कौन कौन से हैं? भाई पराविद्या, अपराविद्या। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले इसको भी पढ़ा था। तो भारतीय दार्शनिक के अनुसार ज्ञान की दो विद्याएं हैं, अपराविद्या और पराविद्या। फिर ज्ञान के कितने स्रोत हैं? भाई ज्ञान के कुल 4 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? 4। पाठ्यचर्या ज्ञान आधारित तथा कई आधारित में बाल आधारित होनी चाहिए। हमारा जो पाठ्यचर्या है वो ज्ञान आधारित, नॉलेज बेस्ड, और बाल आधारित यानी चाइल्ड बेस्ड है ना, बच्चे के ऊपर आधारित होनी चाहिए जो भी नॉलेज या जो भी पाठ्यचर्या करिकुलम सिलेबस बनाया जाए। फिर अगला देखिए 8th नंबर का भाई, कि किसके अंतर्गत अनेक प्रणालियां योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं? भाई शिक्षण के अंतर्गत। सिखाने के लिए ही तो ये सब तामझाम होता है। तो शिक्षण के अंतर्गत अनेक प्रणालियां, योजनाएं, अलग मेथड्स, स्कीम्स आती हैं। फिर पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में कौन सी 3 चीजें शामिल होती हैं? तो भाई संकलनशीलता, वृद्धिशीलता, विकासशील। अभी इसके पहले हमने इसको पढ़ा भी था। एक अच्छा पाठ्यक्रम भाई कैसा होता है? एक अच्छा पाठ्यक्रम जो होता है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। कौन सी चीजें? भाई एक अच्छा पाठ्यक्रम इंद्रिय अनुभव, साक्ष्य और तर्क बुद्धिवाद, अंतःप्रज्ञा तथा अंतःप्रज्ञावाद, इन सब से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलो तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ लिया जाए, आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि जैसे कि सृजनात्मक बालक की कोई 3 विशेषताएं लिखो। तो सृजनात्मक बालक की 3 विशेषता क्या होंगी? मौलिकता, स्वतंत्र निर्णय शक्ति, उत्सुकता। फिर मुनरो के अनुसार पाठ्यचर्या क्या है? तो मुनरो के अनुसार पाठ्यचर्या का मतलब पाठ्यचर्या में से कभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिसके स्कूल द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी वो सारे अनुभव जो स्कूल जाके एजुकेशन के द्वारा सीख लो, वही क्या है? आपका पाठ्यचर्या। ठीक। ज्ञान के स्रोत यहाँ पर लिखे हो जब हमने पढ़ा। और यहाँ पर जो सवाल पूछा था भाई, एक अच्छा पाठ्यक्रम कैसा होता है? तो अच्छा पाठ्यक्रम अभी कितनी बार रिपीट कर लिया हमने? संलग्नशील, वृद्धिशील, विकासशील। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चलो तो यहाँ पर कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है।
हमारे इस विषय के सभी चारों इकाइयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर मैंने यहां पर कंप्लीट करा दिए। अब इसको आप रिपीट करके देख सकते हो, एक बार खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा और ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस मात्र एक वीडियो देखकर ही हो जाएगी। तो स्टूडेंट, ये थी वीडियो समाज शिक्षा और पटचर्या बोर्ड की द्वितीय वर्ष के विषय की। बाकी विषय का देखने के लिए और वीडियो देखने के लिए, गेस्ट पेपर देखने के लिए, पुराने पेपर का रिव्यू देखने के लिए 2023-22 का, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जरूर चेक करें। साथ ही साथ मैराथन क्लास के भी लेक्चर मिलेंगे आपको, वो भी आप देखोगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगी, बन गई होगी, या इसके बाद देख रहे हैं वीडियो तो इसके बाद आने वाली होगी, उनको भी जरूर देखें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें। और बताना चाहूंगा एमपीटीटी की वर्ग 3 की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है, पात्रता परीक्षा सितंबर में, उसके लिए हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी भी आपको ले लेना है। डीएलएड के बाद आपको शांत नहीं बैठना है, कोर्स वो भी चालू हो रहा है, तो उसको भी आपको पढ़ना रहना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।